नमस्कार। आप सबका एक बार आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा वैदिक आस्ट्रो में स्वागत। आज का जो विषय है वो है 22वां दृष्टांत। 22वें दृष्टांत में अशुभ ग्रह कैसे फल देते हैं वो हम कैसे देखेंगे कि ये खराब फल देता है। 22वें दृष्टांत से जो मिलने वाले फल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु सभी ये कहते हैं कि 22वां और 64वां नवाश और 22वां दृष्टांत शुभ फल देता है, मगर हम D1 चार्ट और D3 चार्ट से D3 चार्ट जो है यानी दृष्टांत वर्ग चार्ट, उससे हम अशुभ फल ही नहीं देखते, उससे शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। अशुभ फल 22वें दृष्टांत से होते हैं, मगर D3 से हम शुभ फल भी देख सकते हैं। राजयोग तुल्य फल मिलते हैं। एक बात फिर भाई मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो आजीविका निर्णय की, जो आजीविका रोजगार की जो सीरीज चल रही है, पाठ चल रहे हैं, क्रम चल रहा है, वो साथ साथ चलता रहेगा। ये मैंने 2 या 3 पाठ जो हैं विशेष रूप से लिए हैं, जिनका जिक्र मैं पीछे भी कर चुका हूँ। जसमीत सिंह जी हैं खरड़ से, सुनील शर्मा जी हैं देहरादून से और बिरदी जी हैं महानुभव। उनके कहने पर मैं ये स्पेशल डाल रहा हूँ। अगर आप भी कोई किसी बात का कोई प्रश्न हो तो आप करके जानना चाहते, समझना चाहते हैं, आप मेरे को प्रश्न कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको हल करने की। बढ़ते हैं विषय की ओर। पहले हम D1 चार्ट पे आते हैं। D1 चार्ट में जो 1, 5 और 9 ये भाव जो हैं, जिसे धर्म भाव भी कहते हैं, इनको कारक भाव भी बोला जाता है। इन तीनों के स्वामी कौन है और उनके आपस में क्या युति या क्या संबंध है, पहले हमें ये देख लेना चाहिए। क्योंकि इस कुंडली में, इस पत्रिका में लगन का में कौन सी राशि है? कर्क राशि है। उसका स्वामी कौन है? चंद्र। पंचम में कौन सी राशि है? वृश्चिक। उसका स्वामी कौन है? मंगल। और नवम भाव में मीन राशि है, इसका स्वामी कौन है? गुरु। हम स्वामियों की बात कर रहे हैं, इसमें बैठे ग्रहों की बात नहीं कर रहे। जो पहला लगन होता है वो क्या है? हमारी आत्मा है। वो क्या है? हमारी आत्मा है। और जो पंचम भाव है वो क्या है? हमारी एक जीवात्मा है। वो क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा। और नवम भाव क्या है? यह है परमात्मा। परमात्मा। आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, इन तीनों आत्माओं का अगर आपस में संबंध है तो कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत शुभ फल देने वाली है। इनका आपस में युति है, दृष्टि है, कैसे संबंध है, संबंधों के बारे में पीछे चर्चा कर चुके हैं। इनके लिए इनको कारक भी बोला जाता है। इन भावों के आप बिना पूछे नग वगैरह भी पहन सकते हैं। वैसे मैं इनको प्रेफर नहीं करता नगों को, क्योंकि आजकल पैसे के लिए बहुत ज्योतिषाचार्य ऐसा करते हैं, अपनी जेबों को भरने के लिए। काफ़ी नुकसान होता है जातकों का। जो
1000-1500 की चीज़ है वो 10-20 में ऐसे ही करते हैं। मैं ये चर्चा में नहीं पढ़ता। ये यानी कहने का भाव है जो लगन है हमारी आत्मा, पंचम जीव आत्मा है और नाम भाग्य जो है ये परमात्मा है। इन तीनों का मिलन, इन तीनों का संबंध कुंडली को विशेष ऊंचाइयों के ऊपर ले जाता है। एक बात तो ये है। दूसरी, इनके जो स्वामी हैं जैसे चंद्रमा, मंगल और गुरु, इनका हमने आपस में संबंध देखना है, इनकी युति देखनी है। यह इधर आ गया, इसका स्वामी इधर परिवर्तन हो गया, संबंध पहले चर्चा की हुई है। अब देखना यह है नहीं कि मार्क, पहले D1 चार्ट में हम मार्क देखेंगे। मार्क कौन कौन से ग्रह होते हैं। देखा जाए जो मार्क है, अशुभ भाव, दुख भाव और दूसरा और सातवां, यानी कहने का भाव यह है दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, 11वां और 12वां। दूसरा, तीसरा, त्रिछठा है, तीसरा, छठा, 11वां और 6, 8, 12, 6, 8, 12 और मार्क भाव कौन होते हैं, दूसरा आ गया और सातवां होते हैं। ये सभी अशुभ यानी कि कष्ट देने वाले ग्रह हैं, मगर इनमें से विशेष कौन से हैं। दूसरा, सातवां और आठवां, दूसरा, सातवां और आठवां, इनको विशेष रूप से हमें लेना चाहिए। किसको? दूसरा, सातवां और आठवां, दूसरा, सातवां और आठवां। दूसरा और सातवां जो है, सातवां मार्क है सप्त भावात, भाव के नियम के अनुसार, यानी ये है ना, जो दूसरा है वो भी मार्क बनता है। ये हमारी आयु है तो तीसरे से भी आयु देखेंगे, ये आयु का व्यय करता है तो ये भी व्यय करता है, तो इसलिए इसको भी देखना चाहिए। D1 चार्ट में हम देखेंगे इन तीनों भावों के स्वामी कौन है, तीनों भावों के स्वामी कौन है। दूसरे का स्वामी कौन है, सूर्य। सप्तम का स्वामी कौन है, शनि। और आठवें का स्वामी कौन है, शनि। जब शनि दो बार आ गया तो ये क्या होगा, शनि जो है प्रबल मार्क बन गया, शनि जो है प्रबल मार्क बन गया। अब हमें D3 चार्ट से क्या लेना है। D3 चार्ट से हमें 22 में दृश्यकांत का स्वामी कौन है। एक राशि में 30 अंश होते हैं और उनको 10-10 अंश के 3 भाग होते हैं दृश्यकांत के लिए। 7 भावों तक ये 21 दृश्यकांत चले जाते हैं और 8वें भाव से 22वां दृश्यकांत शुरू होता है। इस कुंडली का मैंने D3 चार्ट बना रखा है। इसके हिसाब से ये जो अष्टम का स्वामी है तुला राशि है तो क्या है, शुक्र है। शुक्र जो है 22वें दृश्यकांत का अधिपति हुआ। तो अब हमें देखना क्या है, दोनों में देखना यह है कि जब जब शुक्र की दशा में शनि या सूर्य की दशा है, अंतरदशा या प्रतिअंतर आएगा, या सूर्य की और शनि की महादशा या अंतर में शुक्र का अंतर या प्रतिअंतर आएगा, तब तब आपके शरीर को कष्ट होगा, तब तब आपके
शरीर को कष्ट होगा। ऐसे ही जैसे हमने 64वें निवास में देखा कारक के रूप में, जिसके बारे में भी देखना चाहते हैं आप, अपने बेटे के बारे में देखना चाहते हैं, संतान के बारे में देखना चाहते हैं, आप अपनी माता के बारे में देखना चाहते हैं, आप अपने पिता के बारे में देखना चाहते हैं, आप देखिए कि उसका कारक कहाँ बैठा है, उससे 2, 7 और अष्टम के स्वामी कौन है ना, और उसका खरेश कौन सा है, उसका खरेश कौन सा है। D1 में हम मार्क भावों के स्वामी देखेंगे और D3 से हम खरेश देखेंगे। मान लीजिए पिता के लिए देख रहे हैं, सूर्य यहाँ पे है, सूर्य से दूसरे कौन है, शुक्र, वृष राशि है शुक्र, और 7 में कौन है, ये भी तुला राशि आ गई, ये भी शुक्र हो गया, ये प्रबल मार्क हो गया। अष्टम कौन है, मंगल, वृश्चिक राशि है, मंगल हो गया। तो शुक्र और मंगल पिता के लिए अशुभ है, मार्क है, मार्क की। और यहां से हम देखेंगे D3 से खरेश कौन है, 22वें दशराम के स्वामी को हम खरेश भी बोलते हैं, खरेश भी बोलते हैं। तो यहाँ कौन आ गया, ये सप्तम, ये अष्टम। अष्टम में कौन सी राशि है, कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी कौन होगा, चंद्र। जब जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र या मंगल का अंतर या प्रत्यंतर आएगा, या इसके उलट शुक्र या मंगल की महादशा में चंद्रमा का अंतर या प्रत्यंतर आएगा, तब तब पिता को कष्ट होगा, कष्ट होगा। विशेष कष्ट कहाँ होगा, जैसे 64वें निवास में देखा था, 64वें निवास देखा ना भी, सूर्य कितने अंश का है। मान ले सूर्य 22 अंश का है, तो जब चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, खरेश 22वें दशकान में, जब वो कोई अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु जो भी है जिसके बारे में भी आप देखना चाहते हैं, वो जब 22 अंश में खरेश 22वें दशकान में 22 अंश पर पहुंचेगा तो वो विशेष कष्ट देगा। ऐसे ही माता के लिए, ऐसे ही संतान के लिए गुरु से, माता के लिए चंद्रमा से, भाई के लिए मंगल से, और या किसी विशेष कार्य वस्तु के लिए वाहन लेना है, जमीन देखने के लिए देना, कोर्ट कचहरी के लिए देखना है, वो किस भाव से देखते हैं और उसका कारक कौन है, उससे हम देखेंगे, उससे हम देखेंगे। अगर अब जो विधि सब ध्यान दीजिएगा, जसमीत जी, यानी आपका प्रश्न था, अगर कोई अशुभ ग्रह 64वें और 22वें खरेश से गुजर रहा हो तो क्या फल होगा, तो क्या फल होगा। देखिए 22वां से 64वां जो है खरेश जो है, अगर वो दोनों में एक है, दोनों में एक है, जैसे यहाँ 64वें निवास का स्वामी भी चंद्रमा है और इधर खरेश का स्वामी भी चंद्रमा है, तो उस समय जब कोई अशुभ ग्रह निकलेगा, शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, तो उसका विशेष कष्ट होगा, मरण तुल्य कष्ट होगा। वो चाहे वहां के स्वामी, चाहे त्रिकोण के स्वामी हो, चाहे केंद्र के स्वामी होगा, उनको अपना फल करना ही होगा। मेष लग्न की कुंडली है तो लग्न का स्वामी मंगल होगा, मगर अष्टम का स्वामी भी तो मंगल है। मान लिया मंगल अष्टम में ही बैठा है, अपनी राशि का होकर बैठा है, तो क्या वो अष्टम का फल नहीं करेगा, करेगा। उसको अपने अष्टम का फल
अथवा बेशक वो लग्नेश होकर सर्वप्रिय है, सबसे शुभ ग्रह है उस कुंडली के लिए, क्या वो फल नहीं करेगा? करेगा। चाहे वो किसी भी त्रिकोण का स्वामी क्यों ना हो, केंद्र का स्वामी क्यों ना हो, मगर जिसका उसको फल करने की ड्यूटी है, जिम्मेवारी है पत्रिका में, तो उसको उसका फल देना ही होगा। ये था आपके प्रश्नों का आंसर। अब तीसरी बात मैंने यहाँ लिख रखा है D3 से राजयोग, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो जो है लंबी नहीं बनाता, लंबी हो जाती है क्योंकि सभी लोग फिर स्किप कर करके देखने को मन करते हैं। एक मैं थोड़ा धीरे करूँ तो मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं रखा, सीधा सा काम रखा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड ये वो, जो मैं तो बुजुर्गों की तरह जैसे पिछले जिन महापुरुषों से मैं सीखा हूँ, जैसे वो समझाते थे वैसे मैं चलता हूँ। सो माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा ताम झाम नहीं है। तो बात पे, मुख्य बात पे आते हैं, वो ये है D3 से राजयोग तुल्य फल। वो कैसे देखेंगे? अब हमें इसके लिए हमें देखना होगा D3 चार्ट। D3 चार्ट में कोई भी ग्रह 12 भाव में कहाँ पर बैठा है और किस राशि में बैठा है, उस राशि के साथ उसका संबंध D1 चार्ट में क्या है, ये देखेंगे हम। अगर तो युति है, पहले हम यहाँ से युति वाले ले लेते हैं। ये 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, गुरु और शनि। ये किसी राशि में है? धनु राशि में है। धनु राशि का स्वामी कौन हुआ? गुरु। गुरु के घर में ये बैठा है सूर्य, और गुरु के घर में पे बैठा है शनि। गुरु का तो अपना ही घर है, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं राशि का है, उसका D1 में क्या संबंध होगा, किसके साथ होगा, वो खुद ही है उसमें। अब देखना यह है, नियम ये है, अगर कोई ग्रह D3 में जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी के साथ है, या तो D3 में क्या उसके साथ उसकी युति है, या जिसके घर में बैठा है वो ग्रह D1 में उसको दृष्टि दे रहा है। अगर दे रहा है तो वो बहुत शुभ फल देगा, राजयोग तुल्य फल देगा। जैसे सूर्य गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु के साथ ही बैठे हैं, तो D1 चार्ट में देखेंगे, D1 चार्ट में सूर्य गुरु के साथ बैठा है, सूर्य गुरु के साथ बैठा है। अगर साथ वहां बैठा है तो बहुत बलवान हो गया, बहुत बलवान हो गया। अब शनि को देखेंगे, अगर सूर्य यहां ना बैठा होता, गुरु यहां इसे युति ना की होती, सूर्य D1 चार्ट में कहीं पे भी बैठा होता। अगर तो गुरु के साथ युति, जैसे यहां देखिए मेष राशि में बैठे मगर इसके साथ युति है, संबंध हो गया ना। अगर गुरु के साथ युति ना होती तो गुरु यहां से और यहां से, मैं रेड के साथ कर देता हूं, गुरु यहां से और यहां से दृष्टि देकर उसके साथ संबंध बना रहा होता तो उसका फल राजयोग के तुल्य होता। अब शनि की बात करते हैं। शनि देखिए, वो भी गुरु की राशि में बैठा है और गुरु के साथ बैठा है, और शनि यहां कहाँ बैठा है? शनि यहां भी है तो गुरु की राशि में, मगर उसके साथ ना युति तो नहीं है, मगर क्या दृष्टि है गुरु की? हाँ, गुरु की दृष्टि है 7, 8 और 9। शनि की भी, ये भी बलवान हो गया, ये भी बलवान हो गया। ये 7वीं दृष्टि आ गई, ये 8वीं आ गई और ये 9वीं दृष्टि हो गई। एक उदाहरण और ले लेते हैं। यहाँ कौन है? मंगल के साथ बुध, मंगल के साथ बुध, और किसकी राशि में? बुध अपनी राशि में, मंगल बुध की राशि में है। मंगल जो है बुध की राशि में है।
क्या D1 चार्ट में इसका संबंध बनता है? मंगल कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। बुध कहाँ है? यहाँ। ना तो इसके साथ है, ना ही इसको, बुध की एक ही दृष्टि होती है, ना ही वो उसको दृष्टि दे रहा है। तो इसलिए ये आम जो नॉर्मल फल है, साधारण फल है, वही देगा, राजयोग के तुल्य फल नहीं देगा। अब एक ऐसा लीजिए जैसे ये केतु है, ये तो युतियां थी ना, बिना युति के ले लें एग्जाम्पल। केतु किसके भाव में बैठा है? मंगल के भाव में। और D1 में कहाँ बैठा है? सिंह राशि में बैठा है, दूसरे भाव में। मंगल कहाँ है? यहाँ पे है। क्या मंगल इसके साथ है? नहीं है। क्या दृष्टि है? 7 और 8 अष्टम दृष्टि से केतु को देख रहा है। और केतु काम किसकी तरह करता है? मंगल की तरह। शनिवत राहु, कुजवत केतु। तो यहाँ पे भी ये बात है। तो इस तरह हम सभी ग्रहों के लिए देख सकते हैं कौन कैसा फल देगा, D3 चार्ट से भी। वैसे D3 किसके लिए होता है, कैसे बनता है, ये अलग से वीडियो होगी। एक वीडियो और दूंगा दृष्टांत के ऊपर कि हम किसी के स्वभाव में कैसे जान सकते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। D3 से हम किसी के नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में भी जान सकते हैं। वो कैसे जान सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये उल्ट सीरीज चल रही है क्योंकि पहले मेरे को प्रश्नों का उत्तर देना था, अब बताएंगे स्वभाव के बारे में, फिर बताएंगे दृष्टांत बनता कैसे है, 64 वनमास कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ कि कारक से भी हम देख सकते हैं कि कष्ट कैसा है अपने प्रश्न के अनुसार, माता पिता बहन भाई के हिसाब से। यहाँ से हम खरीश लेंगे, जो भी कारक है जहाँ बैठा है उससे अष्टम भाव उसका खरीश होगा। और यहाँ से जहाँ पर भी वो कारक है उससे दूसरा 7वें और 8वें का स्वामी कौन है वो उसके मार्क होंगे। अगर कोई 2 बार आता है तो वो प्रबल मार्क बन जाता है। उसके हिसाब से जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी आपस में तो उस समय वो अशुभ फल देंगे। और विशेष फल अशुभ कब देंगे? जब उस अंश में होंगे, कारक के जितने अंश होंगे उससे अष्टम भाव में, उस राशि में, उस खरेश में भाव में पहुंचकर उसी अंश पे जब वो अशुभ ग्रह पहुंचेगा तो वो विशेष अशुभ फल देगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्षमा याचना चाहता हूँ ज़्यादा वीडियो के लंबी के लिए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले पार्ट में खरेश के संबंध में एक और वीडियो। आप सबका धन्यवाद।